अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इस केस में मेरे मद्दे मुकाबिल एक चीता किस्म का नामी गिरामी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जावेद हमदानी खड़ा था। इस वकील इस्तगासा के बारे में अदालती हलकों में ये तासुर पाया जाता था कि हमदानी जिस मुलजिम के पीछे पड़ जाए फिर वो बदकिस्मत मुजरिम साबित होकर अदालत से सीधा जेल ही जाता है। इसी नौयत की और भी बहुत सारी बातें इस वकील सरकार के हवाले से मशहूर थीं। मुलजिम फारूक से मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही मुलाकात हुई थी। ये केस मैंने हंगामी बुनियादों पर अपने हाथ में लिया था क्योंकि इस केस को रेफर करने वाला एक ऐसा शख्स था जिसका कहा मैं टाल नहीं सकता था। मेरा वो दोस्त जमील अख्तर शाम के एक अखबार का न्यूज़ एडिटर था। इंसान की ज़िंदगी में बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए ज़बान से इनकार का लफ्ज़ निकल ही नहीं सकता। जमील अख्तर भी एक ऐसा ही शख्स था। जनाब अली तगड़े पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जज की जानिब देखते हुए पुरएतमाद अंदाज में कहा, मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में है। मुलजिम और मकतूला के बीच चपकलिश का सबसे बड़ा और मजबूत बैकग्राउंड है। मुलजिम कुछ अरसे से मकतूला को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। इस अमर का गवाह मौजूद है। वकुआ की शाम मुलजिम मकतूला के घर के नज़दीक मंडलाता देखा गया है। इस हकीकत का ऐनी शायद अदालत में आकर बयान देने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात, आला कत पर मुलजिम की उंगलियों के निशानात पाए गए हैं। मुलजिम के पास मकतूला को मौत के घाट उतारने का मजबूत मुहर्रिक था। दैट्स ऑल ऑफ योर ऑनर। जनाब अली, मेरे फाजिल दोस्त ने एक सिंपल एंड इंस्टेंट फार्मूले के ज़रिए जिस तरह मुलजिम को मुजरिम साबित करने का फ़लसफ़ा बयान किया है वो खासा मुतासिर कुन है। मैंने इस्तेजाबिया अंदाज में कहा, लेकिन अभी ये सब कबलज़ वक्त है। जब इस केस की बाकायदा समाअत शुरू होगी तो इन मामलात को देख लिया जाएगा। फिलवक्त मोअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि मुलजिम की ज़मानत को मंजूर करके इस गरीब शख्स पर एहसान किया जाए। आज अप्रैल की 27 तारीख थी। मुलजिम को, जो कि अब मेरा मुवक्किल था, इसे 19 अप्रैल की शाम इसके घर से गिरफ्तार किया गया था और 20 अप्रैल की सुबह अदालत में पेश करके पुलिस ने इसका 7 दिन का रिमांड हासिल कर लिया और आज केस का चालान पेश कर दिया गया था। इस केस के हवाले से मेरी मालूमात सिर्फ इतनी थी कि मुलजिम फारूक पेशे के एतबार से एक बढ़ई था और जमील अख्तर की निगाह में एक मासूम और बेज़रर इंसान। इस पर फायजा नामी एक खूबसूरत औरत के कत्ल का इल्ज़ाम था और जमील अख्तर को इस बात का यकीन था कि फारूक बेगुनाह है। इसीलिए उन्होंने ये केस मेरे सुपुर्द किया था। फारूक के लिए जमील अख्तर ने शख्सी ज़मानत का बंदोबस्त कर दिया था। ये अदालत कोई फलाही खैराती इदारा नहीं कि गरीबों और मिस्किनों पर एहसानात के डोंगरे बरसाए जाएं। वकील इस्तगासा ने ज़मानत को रुकवाने की गर्ज से कड़वे लहजे में कहा, मैंने जिन पॉइंट्स का जिक्र किया है वो एक तल्ख सच्चाई है और सच्चाई हर हाल में सच्चाई ही रहती है। कबलज़ वक्त या बादज़ वक्त से इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये केस इतना वाज़े और खुला है कि डिफेंस को ज़रा सी भी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इस्तगासा के पास मुलजिम के खिलाफ इतने ठोस सबूत मौजूद हैं कि जब मुलजिम मेरी जिरह का सामना करेगा तो इसके पास इक़बाल जुर्म के सिवा और कोई चारा नहीं होगा। ये केस एक आध पेशी से ज़्यादा नहीं चलने वाला। योर ऑनर, किसी शय को बयान करना और इसे साबित करना दो मुख्तलिफ बातें हैं। मैंने जज को मुखातिब करते हुए कहा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ज़ेर समाअत केस की उम्र क्या होगी। यानी वो वकील सरकार के बकौल एक आध पेशी में निपट जाएगा या अदालत का फैसला आने में महीनों लग जाएंगे। मैं सांस हमवार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, जनाब अली, मेरा मुवक्किल इस माशरे का एक पुरअमन फ़र्द है। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इस बेचारे मजदूर पेशा शख्स को किसी गहरी साजिश के तहत इस मुकदमे में फंसाया गया है। मैं वक्त आने पर इसकी बेगुनाही को साबित कर दूंगा। मुअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत को कबूल किया जाए। वकील इस्तगासा बढ़ चढ़कर ज़मानत के खिलाफ बोलने लगा। इस अमर में किसी शक की गुंजाइश नहीं कि पुलिस के पेश करदा चालान के मुताबिक फारूक की पोजीशन खासी कमज़ोर थी। हालात व वाक़ियात इसके फेवर में हरगिज़ नहीं थे। कत्ल के मुलजिम की ज़मानत वैसे भी नामुमकिन की हद तक मुश्किल होती है और यहाँ तो मुलजिम गर्दन तक इस जुर्म की दलदल में धंसा दिखाई दे रहा था।
जज ने वही किया जिसकी मैं तवक्को कर रहा था। मुलजिम की दरखास्त ज़मानत को रद्द करते हुए जज ने चंद रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। मैं अदालत के कमरे से बाहर निकला तो कॉरिडोर में जावेद हमदानी से सामना हो गया। मैंने तंजिया लहजे में कहा, हमदानी साहब मुबारक हो। मुबारक? इसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा और पूछा, किस बात की मुबारक बेग साहब? आप ये केस एक आध पेशी से भी पहले ही जीत गए। इसकी उलझन हैरत में बदल गई। वो कैसे? आपके बारे में अदालती हलकों में ये बात मशहूर है कि जिस केस में आप वकील इस्तगासा होते हैं, इस केस का मुलजिम अदालत से सीधा जेल जाता है। मैंने गहरी संजीदगी से इस पर चोट की, फिर मुलजिम की जानिब इशारा करते हुए बड़ी सादगी से कहा, वो देखें, इस केस का मुलजिम फारूक अदालत से निकलकर जेल वैन की तरफ जा रहा है, जो यकीनन इसे सेंटर जेल ले जाएगी। आपकी जीत पक्की। वो एक चालाक और होशियार वकील था। मेरी मासूमियत के अंदर छुपी हुई शरारत को इसने फौरन से पेशतर महसूस कर लिया। फिर वो अपनी होठों पर जहरीली मुस्कुराहट सजाते हुए बोला, आपको मजाक करने के अलावा कोई और नहीं मिला? बाखुदा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वो खशमगी नज़र से मुझे घूरते हुए बोला, आपसे अदालत में मुलाकात होगी। अच्छा? मैंने बेयकीनी से गिरदोनवा में निगाह दौड़ाते हुए कहा, क्या इस वक्त हम अदालत के बाहर खड़े हैं? इसने मेरी इस बात पर नरम गरम कोई भी तबसरा नहीं किया और पाँव पटक कर आगे बढ़ गया। मैं लंबे लंबे डग भरते हुए जेल वैन की सिमत चला गया। मेरा मुवक्किल एक पुलिस वाले की निगरानी में जेल वैन के नज़दीक खड़ा था। इसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी, जिसका दूसरा सिरा पुलिस वाले की गिरफ्त में था। मैंने इससे पूछा, तुम लोग कितनी देर में यहाँ से रवाना होगे? 1 घंटा तो लग जाएगा वकील साहब, उसने जवाब दिया। मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूँ, मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा। फ़ायदे की बात हर किसी को अच्छी लगती है। वो दिलचस्पी का इजहार करते हुए बोला, मसलन क्या भला? तुम्हारे पास 1 घंटा फालतू है, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसमें से अगर तुम आधा घंटा या आधा वक्त मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। किसी वकील के मुंह से खिदमत करने के अल्फाज सुनकर सामने वाले को यकीन नहीं आता, और किसी पुलिस वाले को तो हरगिज़ नहीं। उसने दाएं बाएं मोहतात अंदाज में देखने के बाद पूछा, वकील साहब मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने अपने वॉलेट में से 50 रुपये का एक करारा नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे जेब में रख लो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ज़रा सी हिचकिचाहट के बाद उसने नोट को मेरे हाथ से उचक लिया। अगले ही लम्हे वो नोट उसकी पतलून की जेब में मुंतकिल हो चुका था। फिर उसने मेरी जानिब देखते हुए कहा, जी समझाएं वकील साहब। इस मुसीबत ज़दा शख्स को देख रहे हो? मैंने फारूक की जानिब इशारा करते हुए कहा, यह बेचारा मजदूर पेशा इंसान कत्ल के मुकदमे में फंसा हुआ है और मैं इसका वकील हूँ। यूँ समझो कि ये केस आज ही मेरे पास आया है। मैं थोड़ी देर इससे बात करना चाहता हूँ। मामला समझ में आ गया या नहीं? जी मैं समझ गया वकील साहब, आप इससे बात कर लें। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मगर मैं आपको ये बता दूं कि मुझे 2 कैदियों का इंतज़ार है। वो जैसे ही आ गए हम वैन लेकर जेल की जानिब रवाना हो जाएंगे। मैंने आपको अंदाज़न 1 घंटा बताया है। वो दोनों इससे पहले भी अदालती कार्रवाई से फारिग होकर यहाँ आ सकते हैं। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। मैं वहाँ दरख्त के नीचे खड़े होकर अपने मुवक्किल से बातचीत कर लेता हूँ। तुम इन दोनों कैदियों की राह देखो। तुम इन दोनों कैदियों की राह देखो। वो जैसे ही तुम्हें दूर से आते नजर आए तो मुझे इशारा कर देना, मैं अपने मुवक्किल को छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे मशवरे में से कोई खराबी महसूस नहीं हुई। वो मुझसे ताउन करने के लिए राजी हो गया। वो ताउन जिसका मुआवजा मैं इसे पेशगी अदा कर चुका था। आजकल 50 रुपये में इंसान एक मयारी चाय ही पी सकता है, लेकिन 50 साल पहले इस रकम की अच्छी खासी अहमियत हुआ करती थी। इन दिनों में आम मुलाजिम की माहाना तनख्वाह भी 500-600 रुपये होती थी, और आज से 50 साल बाद ऐन मुमकिन है कि इस रकम में एक फंटा टॉफ़ी ही खरीदी जा सकती हो। मैंने फारूक की आंखों में देखते हुए साफ गोई का मुजाहरा किया। देखो, मैं उमूमन इस अंदाज में केस नहीं लेता, लेकिन मैंने जमील साहब के कहने पे तुम्हारे केस में हाथ डाला है। बाकी बातें बाद में। सबसे पहले तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम किसी भी जाविये से फ़ायज़ा के कत्ल में मुलव्विस हो? मुझसे सच बोलोगे तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। अगर गलत बयानी से काम लोगे तो ये बात ज़्यादा देर तक मुझसे छुपी नहीं रहेगी।
और जब भी ऐसा ہوگا میں ایک لمحہ سوچے بغیر تمہارے کیس سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ پولیس نے تمہارے خلاف بڑا مضبوط کیس بنایا ہے اور وکیل استغاثہ بھی ملزموں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کا اسپیشلسٹ مانا جاتا ہے۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فائزہ کے قتل سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے، فاروق نے بے حد جذباتی مگر مستحکم لہجے میں جواب دیا۔ میرے پاس ایسا کوئی طریقہ یا ذریعہ نہیں ہے جسے اختیار کر کے میں آپ کے سامنے اپنی بے گناہی کو ثابت کر سکوں۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے جواب سے مطمئن ہو گیا، اب آگے بولو۔ اپنے اطمینان کی بات میں نے ایسے ہی خواہ نہیں کری تھی۔ فاروق کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات اور آواز کے اتار چڑھاؤ نے بڑے واضح انداز میں مجھے باور کرا دیا تھا کہ اس نے مجھ سے کسی قسم کی دروغ گوئی نہیں کی تھی۔ وہ واقعتاً ایک بدنصیب اور مصیبت زدہ شخص تھا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں فاروق نے میرے سوالات کے جوابات میں جو کچھ بتایا میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اس میں سے بہت ساری باتیں مجھے بعد میں تحقیق کرنے پر معلوم ہوئی تھیں، لیکن واقعات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے انہیں بھی شامل بیان کر لیا ہے۔ اسی طرح چند باتیں میں نے دانستہ آپ سے چھپا لی ہیں، ان کا ذکر بعد میں عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مقامات پر آئے گا۔ مقتولہ سے ملزم کی پہلی ملاقات کم و بیش 1.5 سال پہلے ایک مارکیٹ میں ہوئی تھی۔ ملزم اس مارکیٹ میں نئی کھلنے والی ایک دکان میں لکڑی کا کام کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا سڑک کے کنارے ایک حسین و جمیل عورت سے کوئی بندہ بدتمیزی کر رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اس منظر سے نگاہ چرانے کی کوشش کی کہ پرائے پھٹے میں ٹانگ پھنسانا دانش مندی نہیں، لیکن پھر اس سے رہا نہ گیا۔ وہ خوبصورت عورت خاصی لاچار اور بے یار و مددگار دکھائی دے رہی تھی، اور افسوس کا پہلو یہ تھا کہ لوگ بے حسی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی نے بھی اتنی اخلاقی جرأت نہیں دکھائی کہ اس لوفر کو عامیانہ حرکتوں سے روکنے کی کوشش کرتا۔ فاروق کے ضمیر نے ملامت کی اور وہ دکان سے نکل کر جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ تم اس خاتون کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ فاروق نے اس بدتمیز شخص سے کڑے لہجے میں پوچھا۔ تم کون ہو؟ اس غنڈے ٹائپ بندے نے فاروق کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ میں کون ہوں یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں، فاروق نے ترکی بترکی کہا۔ اس عورت کے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ۔ فاروق دکان سے نکلا تو ہتھوڑی اس کے ہاتھ میں تھی۔ بات کو نامکمل چھوڑ کر اس نے خطرناک انداز میں اس ہتھوڑی کو حرکت دی تو وہ لفنگا استہزائی انداز میں بولا، ابے ہتھوڑا گروپ کی اولاد، کیا اس ہتھوڑی سے مجھے مارو گے؟ اگر تم اوچھی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو مجھے مجبوراً یہ بھی کرنا ہی پڑے گا، فاروق نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم اس کے بھائی لگتے ہو جو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے برہمی سے کہا۔ جاؤ اپنا راستہ ناپو، اگر میں نے 2 چال لگا دی تو اپنے قدموں پر چل کر گھر جانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ مطلب شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ مجھے بدمعاشی کی زبان میں سمجھاؤ تو شاید سمجھ جاؤں، وہ فاروق کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، بدمعاش کے ساتھ بدمعاشی ہی کرنا پڑے گی، فاروق یہ کہتے ہوئے اس کمینے پر حملہ آور ہو گیا۔ اس بدتمیز شخص کو توقع نہیں تھی کہ ایک مزدور پیشہ شخص یوں اس کے معاملے میں کود پڑے گا۔ فاروق نے اس کی توقعات اور خوش فہمیوں کو چند منٹ میں دھو ڈالا۔ جب غنڈے کے منہ اور ناک سے خون جاری ہوا تو وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ شکریہ، آپ نے میری جان بچائی، فائزہ نے فاروق کی طرف دیکھتے ہوئے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی، اس میں احسان والی کوئی بات نہیں میڈم، اس نے کہا۔ میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا، فاروق نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ اگر میں اس معاملے میں نہ پڑتا تو مجھ جیسا کوئی اور آگے آ جاتا۔ ویسے وہ بذات تھا کون؟ اس کا نام شاکر ہے، فائزہ نے بتایا۔ خود کو وہ بہت بڑا غنڈہ سمجھتا ہے، لیکن آج آپ نے اس کی ساری بدمعاشی ناک منہ سے نکال دی۔ امید ہے اب وہ میرے راستے میں نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے بھی آپ کو پریشان کرتا رہا ہے، فاروق نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، 2-3 مرتبہ پہلے بھی وہ اس قسم کی نیچ حرکتیں کر چکا ہے۔ بہرحال اب آپ اطمینان سے اپنے گھر جائیں، فاروق نے گہری نظر سے اس کے حسن بے مثال کا نظارہ کرتے ہوئے کہا۔ شاکر جیسے گھٹیا اور کمظرف لوگ آپ کو ہر گلی کے نکڑ پر مل جائیں گے، انسان کو اپنا خیال خود ہی رکھنا پڑتا ہے۔ فائزہ اس کے فلسفے پر تبصرہ کیے بغیر آگے بڑھ گئی تو فاروق بھی دکان میں آ گیا، لیکن اب
काम में उसका दिल नहीं लग रहा था। फायजा अपने साथ ही उसका चैन भी ले गई थी। उसने इतनी दिलकश और हसीन औरत जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखी थी। बकौले किसे, इसे फायजा से पहली ही नज़र में मोहब्बत हो गई थी। ये फारूक की ज़िंदगी का बड़ा अजीब मोड़ था। वो एक ऐसी औरत से दिल लगा बैठा था जिसका वो नाम पता कुछ भी नहीं जानता था, और इसका ये मामला भी एकतरफा। बहरहाल उसने तहैया कर लिया कि वो इस तरहदार औरत को तलाश करने की कोशिश करेगा। जब वो मिल जाएगी तो वो इसके बारे में मालूमात हासिल करेगा। अगर वो किसी की मनकूहा या किसी से मंसूब निकली तो वो अपनी मोहब्बत को दिल में छुपाकर जहन से इसका ख्याल निकाल देगा। वो इसकी खानगी ज़िंदगी में इंतशार पैदा करने के हक़ में हरगिज़ नहीं था, क्योंकि वह ऐसे मामलात की हसासियत और नज़ाकत को अच्छी तरह समझता था। उसका अपना घर उजड़े अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। फारूक ने लगभग 2 साल पहले अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। रेहाना से इसकी 2 औलादें थीं, 8 साला बेटी महक और 5 साला बेटा कामरान। ये दोनों बच्चे रेहाना अपने साथ ले गई थी, और फारूक इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद से अपने घर में अकेला होकर रह गया था। रेहाना के साथ फारूक ने अज़दवाजी ज़िंदगी के 10 कठिन साल गुजारे थे, क्योंकि इस अरसे में इनकी एक दिन भी बनकर नहीं दी थी। फारूक ठंडे मिजाज का मालिक, एक अमन पसंद इंसान था, जबकि रेहाना इंतहाई गुस्सावर और ज़बान की तेज़ थी। अगर इसके लिए बदज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। जब तक फारूक की हिम्मत और सब्र ने साथ दिया, ये रिश्ता जैसे तैसे चलता रहा। जब पानी सर से ऊपर हो गया तो फारूक की बर्दाश्त जवाब दे गई। लिहाजा इनकी 10 साला लूली लंगड़ी रफ़ाकत तलाक की शक्ल में इनकी दायमी जुदाई का सबब बन गई। इस ट्रेजेडी के 6 माह बाद फायजा वाला वाक़या पेश आया था। वो एक मुख्तसर हादसाती मुलाकात थी। फारूक ने एक अजनबी हसीना को शाकिर नामी गुंडे की गुंडागर्दी से बचाया था। इस चंद मिनट के आमने सामने ने फायजा की सूरत को फारूक के उजड़े पुजड़े दिल में जागुज़ीं कर दिया था। वो जज्बात की शिद्दत के साथ इसे चाहने लगा था। इसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो इसे दोबारा नजर आए और वो इससे चंद बातें कर सके। फारूक की ये तमन्ना 3 माह बाद पूरी हो गई, लेकिन इसके नताइज इसकी तवक्को के बरअक्स बरामद हुए। वो एक बस से उतरा ही था कि सड़क की दूसरी जानिब उसका चैन चुराने वाली महजबी दिखाई दी। उसने ट्रैफिक की परवाह किए बगैर तकरीबन दौड़ते हुए सड़क पार की और दूसरी तरफ पहुंच गया। वो अपनी जान को दांव पर लगाकर रवां ट्रैफिक के एहतिजाजी हॉर्न्स के शोर में सड़क अबूर करने में तो कामयाब हो गया था, लेकिन इस दौरान में वो तरहदार औरत एक शॉपिंग मॉल में दाखिल हो चुकी थी। वो अपनी मंजिल के इतने नज़दीक आ जाने के बाद मायूस नहीं लौटना चाहता था, लिहाजा वो भी मज़कूरा शॉपिंग मॉल में घुस गया। जल्दी फारूक की बेकरार मुतलाशी नज़र ने उसे खोज लिया। वो एक कॉस्मेटिक्स शॉप पर खड़ी थी। फारूक उसके करीब चला गया और धड़कते हुए दिल के साथ इसे पुकारा, मैडम। फारूक अभी तक फायजा के नाम से नावाकिफ था, इसलिए उसने मुखातिब करने के लिए लफ्ज़ मैडम का सहारा लिया था। फायजा ने इसकी पुकार पर पलट कर देखा और गहरी संजीदगी से बोली, जी फरमाइए मैडम, आपने मुझे पहचाना? वो इज़्तिरारी लहजे में पूछ बैठा। फारूक के सवाल ने फायजा के चेहरे पर उलझन उभार दी। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कदरे सख्त लहजे में बोली, मैं तुम्हें नहीं जानती, कौन हो तुम? 3 माह पहले हमारी मुलाकात हुई थी, फारूक ने उसे याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहा। शाकिर नाम के एक गुंडे का आपसे झगड़ा हो रहा था, वो आपको तंग कर रहा था और मैंने इसकी पिटाई करके आपकी जान बचाई थी। फायजा के चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे उसने फारूक को पहचान लिया हो और वो वाक़या भी उसे याद आ गया हो। फारूक ने जज्बात से मगलूब आवाज़ में खुद को मुतारिफ कराने की एक और कोशिश की, मेरा नाम फारूक है, मैं कारपेंटर हूँ। इस रोज़ मैंने अपनी हथौड़ी की मदद से शाकिर की धुलाई की थी और मेरे इस कारनामे पर आपने मेरा शुक्रिया भी अदा किया था। क्या मुझसे बेतकल्लुफ़ होने के लिए तुम्हारी कोई चाल है? फायजा ने खुशीले अंदाज में इस्तफसार किया। नहीं मैडम, वो बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन झटकते हुए वजाहती लहजे में बोला, मैं सच कह रहा हूँ, आप याद करने की कोशिश तो करें। मैंने बस वो हाथ के इशारे से फारूक को खामोश कराते हुए बरहमी से बोली, मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। अगर तुमने दोबारा कभी मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। जाओ अपनी शक्ल गुम करो। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाई,
पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। फायजा के रवैये से फारूक के दिल पर एक घूसा सा लगा था। इनकी बाहमी तकरार ने आसपास मौजूद दूसरे लोगों को इस तरफ मुतवज्जा कर दिया था। फायजा से मजीद कोई बात करने का फ़ायदा नहीं था, लिहाजा इसने चारों तरफ से खशमत आलूद नज़रों से घूरने वाले अफराद फारूक की इज्जत का फालूदा बना डालते, इसलिए उसने वहाँ से खिसक लेने में ही आफियत जानी। फायजा के गैर इखलाकी बल्कि गैर इंसानी तर्ज अमल ने फारूक को जहनी अजियत से दो चार कर दिया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसी अजनबियत दिखाएगी। 3 माह का अरसा कुछ ज़्यादा तो नहीं होता। अगर बफर्ज़ मुहाल ये सोच भी लिया जाता कि फ़ायज़ा हाफ़िज़े की कमज़ोर वाक़ई हुई थी, तो ये मुमकिन नहीं था कि फ़ारूक के याद दिलाने पर कभी उसकी याददाश्त ने अंगड़ाई ना ली हो। इसका एक ही मतलब था, और वो ये कि फ़ायज़ा ने इसे दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज किया था, मगर फ़ारूक दिल है कि मानता नहीं, ऐसी कैफियत का शिकार था। 2-2.5 माह के बाद वो एक बार फिर फारूक को दिखाई दी। अब की मर्तबा इसके साथ 2 लड़कियां और भी थीं। ये इनकी तीसरी और आखिरी मुलाकात थी। चंद माह पहले शॉपिंग मॉल में फ़ायज़ा ने इसके साथ जो सलूक किया था वो इस अम्र का मुतकाज़ी था कि वो गलती से भी पलट कर फ़ायज़ा की तरफ ना देखे, मगर इस दिल को क्या कहा जाए कि ये ऐसे तकाज़ों की कहाँ परवाह करते हैं। हर गुज़रते दिन के बाद वो फ़ायज़ा को पहले से ज़्यादा चाहने लगा था। वो तीनों तारिक रोड पर वाक़ई एक जूस की दुकान में बैठी थीं। फारूक किसी गैर मरई ताकत के ज़ेरे असर इनके नज़दीक पहुँच गया। कबल इसके कि वो ज़ुबान खोलता, फ़ायज़ा की इस पर निगाह पड़ गई। फारूक ने उसका चेहरा मुतग़य्यर होते देखा। तुम यहाँ भी चले आए? फ़ायज़ा ने इस पर उंगली उठाते हुए बरहमी से कहा। तुम मुझे फॉलो करने से बाज नहीं आओगे, घटिया इंसान, तुम्हें पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। फ़ायज़ा कौन है ये? फ़ायज़ा की एक दोस्त ने फारूक की तरफ देखते हुए पूछा। मैं इस लफंगे को बिल्कुल नहीं जानती मरियम, फ़ायज़ा ने फारूक को नफ़रत भरी नज़र से घूरते हुए अपनी दोस्त को जवाब दिया। पता नहीं ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। कहता है इसने किसी गुंडे से मेरी जान बचाई थी। खामख़ा मुझसे फ्री होने की कोशिश करता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यूँ लेडीज से बदतमीज़ी करते हुए। फ़ायज़ा की दूसरी दोस्त सदफ़ ने फारूक को मुखातिब करते हुए कहा, क्या तुम्हारे घर में कोई माँ, बहन या बेटी नहीं है? मैं कोई लुच्चा, लफंगा और आवारा इंसान नहीं हूँ। फारूक ने हिम्मत से काम लेते हुए कहा। मेरा नाम फारूक है, मैं तरखान का काम करता हूँ। मैंने मैडम से कभी कोई बदतमीज़ी नहीं की। मैं तो इनका नाम तक नहीं जानता था। अभी मालूम हुआ कि मैडम का नाम फ़ायज़ा है। मैं तो इनसे बस 2-4 बातें करना चाहता था। और तुम्हारा दावा है कि तुमने किसी गुंडे से फ़ायज़ा की जान बचाई थी? मरियम ने फारूक से पूछा। हाँ, ये 5-6 माह पहले की बात है। फारूक ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। मैं एक दुकान में लकड़ी का काम कर रहा था कि मैंने मैडम को सड़क पर किसी गुंडे से उलझते देखा। मैं काम छोड़कर वहाँ चला आया और अपनी हथौड़ी की मदद से मैंने इस गुंडे के नाक मुँह से खून जारी कर दिया था। जब वो ओबाश शख्स अपनी जान बचाकर मौके से फरार हो गया तो मैडम ने मुझे बताया कि इस बदमाश का नाम शाकिर है। फारूक की बात मुकम्मल होने से पहले सदफ़ ने फ़ायज़ा से पूछा, कहीं ये वही शाकिर तो नहीं जो अक्सर तुम्हें तंग करता रहता है? हाँ हाँ वही, बिल्कुल वही, फारूक ने इज़्तिरारी लहजे में कहा। मैडम ने मुझे यही बताया था कि शाकिर हाथ धोकर इनके पीछे पड़ा हुआ है। शाकिर की कहानी अलग है, फ़ायज़ा ने इज्जत होते हुए कहा। मगर ये कौन है? उसने फारूक की सिमत उंगली से इशारा करते हुए हतमी अंदाज में कहा। इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। ये जहाँ मुझे देखता है किसी न किसी बहाने मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करता है। पिछली मर्तबा मैंने इसे वार्निंग भी दी थी कि अगर आइंदा तुम मेरे आसपास दिखाई दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मगर इसकी ढिठाई नुमा दीदा दिलेरी तो देखो, ये फिर अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ चला आया। कमीनगी की भी आखिर कोई हद होती है। देखो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो मेरी बात ध्यान से सुनो, मरियम ने फारूक से मुखातिब होते हुए गहरी संजीदगी से कहा। फ़ायज़ा का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। अगले माह इसकी शादी होने वाली है। तुम इससे जो भी बात करना चाहते हो इसकी कोई अहमियत है और ना ही ज़रूरत। मेरे पापा एक सीनियर पुलिस अफसर हैं। अगर आइंदा तुमने किसी भी अंदाज में फ़ायज़ा को हिरासा करने की कोशिश की तो फिर मजबूरन मुझे अपने पापा से बात करना पड़ेगी। इसके बाद तुम सीधे जाओगे जेल में। मेरी बात समझ में आई या नहीं? मैं समझ गया, वो हसरत भरी नज़र से फ़ायज़ा को देखते हुए बोला। मैडम मुझे माफ़ कर दें, आपने मुझे गलत समझा था। अच्छा ठीक है।
فائزہ نے ناگواری سے کہا۔ اب نکلو یہاں سے۔ فاروق اس جوس سینٹر سے تو گردن جھکا کر باہر نکل گیا تھا، لیکن اس کا دماغ یہ سوچنے سے قاصر تھا کہ فائزہ نے اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کیا۔ اسے صحیح معنوں میں اپنی ذلت کا احساس ہوا تھا، اور اس خفت کے علاوہ مریم کا یہ انکشاف بھی اس کے دل میں کسی میخ کے مانند پیوست ہو گیا تھا کہ اگلے ماہ فائزہ کی شادی ہونے والی تھی۔ اس نے گھر آ کر فائزہ کے معاملے میں بہت سوچا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ فائزہ نے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا وہ سب رہا ایک طرف۔ بہرحال اسے اپنے دل و دماغ کو فائزہ کے خیالات سے خالی کر دینا چاہیے۔ اس نے ایک بار پھر فیصلہ کر لیا تو پھر اس پر ڈٹ گیا۔ یہ تھا وہ پس منظر جس کے حوالے سے وکیل استغاثہ نے عدالت میں کہا تھا کہ ملزم اور مقتولہ کے بیچ چپکلش کا بڑا مضبوط بیک گراؤنڈ ہے۔ اس نے فائزہ کے قتل کا محرک اور جواز یہ بتایا تھا کہ ملزم مقتولہ کا پیچھا کر کے اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ مجبوراً مقتولہ نے اسے ایک دو بار بری طرح ذلیل کیا۔ ملزم اپنی اس بے عزتی کو بھولا نہیں اور موقع ملتے ہی اس نے مقتولہ کا کام تمام کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ وکیل سرکار نے ایک پوائنٹ یہ بھی اٹھایا تھا کہ وقوع کی شام ملزم مقتولہ کے گھر کے نزدیک منڈلاتا دیکھا گیا تھا، اور یہ غیر معمولی بات تھی کیونکہ ملزم پاپوش نگر میں رہتا تھا اور مقتولہ کی رہائش شاہ فیصل کالونی میں تھی۔ دونوں کے گھروں کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ موجود تھا۔ علاوہ ازیں آلۂ قتل پر ملزم کے فنگر پرنٹس کا پایا جانا بھی اس کی پوزیشن کو کمزور بناتا تھا۔ آئندہ پیشی سے پہلے میں نے کڑی دوڑ دھوپ کے بعد اپنے موکل کی فیور میں کافی سے زیادہ مواد جمع کر لیا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ اور آلۂ قتل کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مقتولہ فائزہ کی لاش گھر کے اندر کچن میں پڑی ملی تھی۔ اس کی موت پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق 18 اپریل کی شام 5 اور 7 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ میڈیکل آفیسر کے مطابق مقتولہ کی کھوپڑی کے عقبی حصے میں کسی آہنی شے سے کاری ضرب لگائی گئی تھی، جس کے بعد وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ بعد ازاں کسی تیز دھار آلے کی مدد سے اس کی کلائی کی نس کاٹ دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا خون خطرناک حد تک بہہ گیا تھا۔ کچن کے فرش پر لاش کے نزدیک مقتولہ کا خون پھیلا ملا تھا۔ موت کا سبب یہی خون کا اخراج بتایا گیا تھا، اور اس نے جائے وقوع سے آلۂ قتل بلکہ آلات قتل برآمد کر لیے تھے، یعنی ایک ہتھوڑی اور ایک چیرل یعنی کہ چھینی۔ ان دونوں اوزار کے 24 دستوں پر ملزم کے فنگر پرنٹس پائے گئے تھے۔ بعد ازاں یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ دونوں اوزار ملزم فاروق کی ملکیت تھے۔ اس کیس کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی اور ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا اور وکیل استغاثہ جرح کے لیے ایکیوزڈ باکس کے نزدیک چلا گیا۔ میں نے اپنے موکل کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اس نے اپنے بیان میں کون سی بات کرنا ہے اور کون سی نہیں۔ اس نے میری ہدایات پر منوعاً عمل کیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا تم مقتولہ کو پسند کرتے تھے؟ ہاں، یہ درست ہے، ملزم نے اسپات میں جواب دیا۔ آئیو صاحب، میں نے نپے تلے انداز میں جرح کا آغاز کرتے ہوئے اس سے سوال کیا، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ ہمارے روزنامچے کے مطابق 18 اپریل کی رات 8 بجے اس واقعے کی اطلاع دی گئی تھی، اس نے جواب دیا، اور فلاں اور اطلاع کنندہ مقتولہ کا شوہر دانش تھا۔ آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ یہی کوئی 8:30 بجے۔ مقتولہ کی لاش کچن کے فرش پر پڑی پائی گئی تھی اور اس کی کلائی والی نس کو بڑی بے دردی سے کاٹ دیا گیا تھا، جس کے باعث اس کا جسم کا بیشتر خون بہہ نکلا تھا۔ خون کا بے تحاشا اخراج ہی اس کی موت کا سبب بنا تھا۔ جب آپ چائے پینے کے لیے اس کے گھر گئے تو لگ بھگ 2 گھنٹے گزر چکے تھے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میں نے بال مکمل کر کے سوالیہ نظر سے تفتیشی افسر کی طرف دیکھا تو وہ اسپات میں سر ہلا کر رہ گیا اور بولا، جی ضرور، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں وکیل صاحب۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق مقتولہ کی موت 5۔ آئیو صاحب، میں نے نپے تلے انداز میں جرح کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ ہمارے روزنامچے کے مطابق 18 اپریل کی رات
8 बजे इस वाक़ये की इत्तला दी गई थी, उसने जवाब दिया, और इत्तला कुनिंदा मकतूला का शौहर दानिश था। आप जाए वकुआ पर कितने बजे पहुंचे थे? यही कोई 8:30 बजे। मकतूला की लाश किचन के फर्श पर पड़ी पाई गई थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उसकी कलाई वाली नस को बड़ी बेदर्दी से काट दिया गया था, जिसके बायस उसके जिस्म का पेशतर खून बह निकला था। खून का बेतहाशा इखराज ही इसकी मौत का सबब बना था। जब आप जाए वकुआ पर पहुंचे तो मकतूला को जिंदगी की कैद से आज़ाद हुए लगभग 2 घंटे गुजर चुके थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैंने अपनी बात मुकम्मल करके सवालिया नज़र से तफ्तीशी अफसर की तरफ देखा तो वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं वकील साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की मौत 5 और 7 बजे के दरमियान ही वाक़ हुई थी, जबकि मैं 8:30 बजे मौका वारदात पर पहुंचा था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपने बयान में धुआंधार तरीके से मुलजिम को एक अय्यार, मक्कार, कीना परवर, ब्लैकमेलर, मुंतकिमुल मिजाज, यहाँ तक कि एक सफाक कातिल तक डिक्लेयर किया है। मैंने आईओ की आंखों में झांकते हुए कहा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं वकील इस्तगासे के ख्याल से इत्तेफाक करता हूँ, उसने अटल लहजे में जवाब दिया। बहुत खूब, मैंने तीखे अंदाज में कहा, सुना है इत्तेफाक में बड़ी बरकत होती है, आप क्या कहते हैं? जी, मैंने भी ऐसा ही सुना है। ओके, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, फिर यकायक सवाल किया, हालांकि तलाश करने में आपको ज़्यादा कष्ट तो नहीं उठाना पड़ा? नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और बताया, खाना तलाशी के दौरान में वो हथौड़ी और छेनी हमें दाखिली दरवाजे की अंदरूनी जानिब रखे हुए डस्टबिन में पड़ी मिल गई थी, और इन दोनों औजारों के दस्ते पर मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे, बल्कि छेनी के तेज धार फल पर तो मकतूला की खून भी लगा हुआ था, जिससे आपको ये समझने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि मकतूला को इसी छेनी से कलाई वाली नस काट कर मौत के घाट उतारा गया था। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, वो जल्दी से बोला, आप तो हकीकत बयान कर रहे हैं। क्या वजह है कि मुलजिम ने आपको खास तौर पर फेवर दी थी? मेरे इस अचानक सवाल पर वो उछल पड़ा और इज़्तिरारी लहजे में बोला, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई वकील साहब। मुलजिम इस्तगासा की नज़र में एक शातिर, चालाक और अय्यार शख्स है। मैंने बदस्तूर तफ्तीशी अफसर की आंखों में देखते हुए पूछा, फिर वो अपनी सारी मक्कारी और चालबाजी की नाक कटवा कर आलाते कत्ल को डस्टबिन में क्यों डाल गया? ये तो इसके टैलेंट की तौहीन है। एक अनाड़ी से अनाड़ी मुजरिम भी इस किस्म की बचकाना गलती नहीं करता। कहीं ये सब उसने आपकी मोहब्बत में तो नहीं किया ताकि आपका काम आसान हो जाए? ऐसी कोई बात नहीं वकील साहब, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, मैं समझता हूँ कि मुलजिम बौखलाहट में अपनी हथौड़ी और छेनी को डस्टबिन में फेंक गया था। इस्तगासा के मुताबिक मुलजिम 18 अप्रैल की शाम मकतूला के घर में दाखिल हुआ, इसके किचन में पहुंचा, इसे मौत के घाट उतारा और चुपचाप रुखसत हो गया। मैंने इंक्वायरी ऑफिसर के चेहरे पर निगाह गाड़कर कदरे तेज आवाज में कहा, इस दौरान में घर के दाखिली दरवाजे से लेकर किचन तक उसने मुख्तलिफ मकामात को छुआ होगा। आपको घर के किस किस हिस्से पर उसकी उंगलियों के निशानात मिले थे? मैंने अदालत के रूबरू आपसे ये सवाल इसलिए किया है कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ पेश किए जाने वाले चालान में ऐसा कोई जिक्र मौजूद नहीं है। अब या तो आपने घर के मुख्तलिफ हिस्सों, खुसूसन किचन के दरवाजे, खिड़की, दीवारों और दीगर मकामात पर फिंगरप्रिंट्स उठाने को ज़रूरी नहीं जाना, और या फिर आप अपनी रिपोर्ट में उसका तज़किरा करना भूल गए थे। नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई, फिर मादिल अंदाज में बताने लगा, मैंने जाए वकुआ के तमाम अहम मकामात पर से फिंगरप्रिंट्स को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर कहीं भी मकतूला और उसके शौहर की उंगलियों के निशानात के अलावा किसी तीसरे शख्स के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। तो इसमें हैरत अंगेज़ी वाली कौन सा मामला है पाशा साहब? मैंने कदरे बेतकल्लुफ़ी से आईओ को मुखातिब करते हुए कहा, भाई इनकी शादी को महज 1 साल हुआ था, वो अभी तक 2 से 3 नहीं हुए थे, और इनके अलावा इस घर में कोई तीसरा फर्द रिहाइश पजीर नहीं था, लिहाजा इस घर में इन्हीं मियाँ बीवी की उंगलियों के निशानात को ज़ब्त होना था। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि? मैंने दानिस्ता ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर राजदानाना लहजे में इस्तफसार किया कि मुलजिम ने कत्ल की ये संगीन वारदात ग्लव्स पहनकर की थी। इसकी होशियारी और चालाकी के तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत मोतरफ हैं।
हाँ, वो बेध्यानी में बोल गया। ऐसा हो सकता है मुलजिम ने दस्ताने पहनकर ये वारदात की होगी ताकि जाए वकुआ पर उसकी उंगलियों के निशानात ना पाए जाएं। मैं इंक्वायरी ऑफिसर को धकेलते हुए फाइटिंग रिंग के कॉर्नर तक ले आया था। उसके दिमाग से खेलने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं हल्के फुल्के अंदाज में इंजॉय करते हुए इस केस पर अपनी गिरफ्त को कदरे मजबूत तर बनाता चला जा रहा था। मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लग रहा है पाशा साहब, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। वो क्या? वो टटोलती हुई नज़र से मुझे देखने लगा। आप अब ये तो हो नहीं सकता कि मुलजिम बैक वक्त इंतहाई शातिर भी हो और अव्वल दर्जे का अहमक भी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। उसने अक्लमंदी का सबूत देते हुए हाथों पर दस्ताने पहनकर मकतूला की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया और अपनी गैर जिम्मेदारी जाहिर करते हुए वो हथौड़ी और छेनी को डस्टबिन में डाल गया। मैं समझता हूँ आप ही की बात दुरुस्त है। वो मजीद उलझ गया और मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मेरी कौन सी बात वकील साहब? बौखलाहट वाली बात, मैंने ठोस अंदाज में कहा। आपके मुताबिक वो बेवकूफ़ नहीं, इसीलिए उसने दस्ताने पहनकर कत्ल की वारदात की, मगर फिर बौखलाहट में आलत कत्ल को जाते हुए उसने डस्टबिन में डाल दिया। इंसान बंदा बशर है, मट्टी का पुतला है, खता उसकी सरिश्त में शामिल है। वो किसी वक्त सहवन या इरादतन कोई भी गलती कर सकता है। आप इसकी टेंशन ना लें और मुझे ये बताएं कि मुलजिम की गिरफ्तारी से लेकर अब तक इसके बीवी बच्चों में से कोई इससे मिलने आया? नहीं, वो दो टोक अंदाज में बोला। और मकतूला के मेके वालों में से कोई? बिल्कुल नहीं, उसने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा। रेहाना, महक और कामरान का या मुलजिम की ससुराल में से किसी और का उससे मिलने ना आना तो समझ में आता है, क्योंकि मुलजिम ने अपनी बीवी रेहाना को तलाक दे दी थी, लिहाजा वो तमाम लोग मुलजिम की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। लेकिन मकतूला के मेके वालों को क्या हुआ? ये सवाल आप उन्हीं लोगों से करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, वो रुखाई से बोला। आपके इस कीमती मशवरे का शुक्रिया पाशा साहब, मैंने खुले अल्फाज में कहा। आपकी इत्तला के लिए एक बात वाज़ेह कर दूं कि मैं किसी भी गैर मुतालिक शख्स से कोई सवाल करने का आदी नहीं हूँ। आप इस केस के रूहे रवां हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया। और जहाँ तक मकतूला के वालिदैन या बहन भाइयों का मामला है तो इस सिलसिले में हर सवाल में मकतूला के शौहर दानिश से करूँगा। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर जज की जानिब देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया। जनाब आली, मुझे आईओ साहब से और कुछ नहीं पूछना। अपने मुवक्किल की बेगुनाही के हवाले से मैं जो अहम नुक्ता अदालत के इल्म में लाना चाहता था, इस सिलसिले में मैंने बड़ी भरपूर कोशिश कर डाली थी और मैं अपनी कारकर्दगी से कुल्ली तौर पर मुतमईन भी था। के बाद इस्तग़ासा की जानिब से वहीद कुरैशी नामी एक गवाह को पेश किया गया। वहीद कुरैशी की उम्र 35 के करीब करीब रही होगी। मकतूला की गली के कोने पर वहीद की पान सिगरेट की एक छोटी सी दुकान थी। जब वहीद कुरैशी सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करा चुका तो वकील इस्तग़ासा जिरा के लिए उसके नज़दीक चला गया। क्या तुम इस शख्स को जानते हो? वकील इस्तग़ासा ने मुलजिम की जानिब इशारा करके गवाह से पूछा। वो जल्दी से बोला, जी काफ़ी हद तक जानता हूँ। इस शाम को अच्छी तरह याद करने की कोशिश करो जब दानिश होटल वाले की बीवी वहशियाना अंदाज में कत्ल कर दी गई थी। वकील इस्तग़ासा ने गवाह की याददाश्त को झंझोड़ने की कोशिश करते हुए कहा। मेरा इशारा 18 अप्रैल की शाम की तरफ है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ वकील साहब, वो खासे मजबूत लहजे में बोला। इस शाम दानिश की बीवी फायजा को इस शकी उल कल्ब शख्स ने फना के घाट उतार दिया था। बात के इख्तिताम पर उसने उंगली से एक्यूज बॉक्स में खड़े मुलजिम की निशानदेही भी कर दी थी। वहीद कुरैशी, तुमने पुलिस को बयान दिया था कि वकुआ की शाम मुलजिम मकतूला के घर के सामने मंडला रहा था। मैं अपने बयान पर कायम हूँ वकील साहब, गवाह बड़े वसूख से बोला। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे वहाँ खड़े देखा था। दैट्स ऑल योर ऑनर। इन अल्फाज पर जावेद हमदानी ने अपनी जिरा मौकूफ़ कर दी। अपनी बारी पर मैं जज की इजाज़त हासिल करके विटनेस बॉक्स के करीब चला गया और गवाह को मुखातिब करते हुए अपनी जिरा का आगाज़ कर दिया। वही साहब, थोड़ी देर पहले आपने वकील सरकार के एक सवाल के जवाब में मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि आपको मुलजिम को काफ़ी हद तक जानते हैं। इस शनासी काफ़ी हद तक की कुछ वजाहत करेंगे? क्या मुलजिम आपका रिश्तेदार या महल्लेदार है? नहीं वकील साहब,
وہ اپنی گردن کو نفی میں جھٹکتے ہوئے بولا، یہ بندہ شاہ فیصل کالونی میں رہتا ہے اور نہ ہی اس سے میرا کسی قسم کا تعلق یا رشتہ ہے۔ میں نے اس سے جان پہچان کی جو بات کی، اس سے میری مراد یہ تھی کہ بقوا سے پہلے چند روز تک یہ میری دکان سے سگریٹ اور سونف یا سپاری وغیرہ خریدتا رہا تھا، اسی لیے میں اس کا چہرہ شناس ہو گیا تھا۔ وحید قریشی صاحب، آپ نے بڑے وثوق کے ساتھ وکیل استغاثہ کو بتایا ہے کہ 18 اپریل کی شام ملزم نے دانش کی بیوی فائزہ کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ آپ کے لہجے میں موجود اعتماد تو بتاتا ہے کہ یہ قتل آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا تھا، ہے نا؟ نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں جلدی سے بولا۔ محلے میں قتل ہوا ہے، یہ بات تو اسی شام سب کو پتہ چل گئی تھی، اور یہ بھی کہ کس کی موت واقع ہوئی ہے، مگر قاتل کے بارے میں اگلے روز ہی معلوم ہو سکا تھا۔ ہاں، البتہ میں نے 18 اپریل کی شام ملزم کو مقتولہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ضرور دیکھا تھا۔ میں نے آپ کی بات کا یقین کر لیا، میں نے استغاثہ کے گواہ کو اپنی جرح کے گھیرے میں لاتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ملزم نے کس قسم کا لباس پہن رکھا تھا؟ وہ جلدی سے بولا، شلوار قمیض۔ لگ بھگ کتنا وقت ہوا ہوگا؟ یہی کوئی شام کے 6 بجے ہوں گے۔ میں نے غیر محسوس انداز میں اپنا نادیدہ جال سمیٹنا شروع کر دیا۔ اور اس روز آپ نے کون سا لباس زیب تن کر رکھا تھا؟ میں تو ہمیشہ شلوار قمیض ہی پہنتا ہوں وکیل صاحب، وہ اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ خود دیکھ لیں۔ میں نے اس کی وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی سوچ کے مطابق اگلا سوال داغ دیا، وحید صاحب، کیا اس شام آپ نے ملزم کے ہاتھ میں کوئی توپ یا کوئی تلوار بھی دیکھی تھی؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، نہیں تو؟ مطلب اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے؟ جی ہاں، آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں حتمی لہجے میں کہا کہ آپ اپنے بیان پر قائم ہیں۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے استفسار کیا، مطلب یہ بیان کہ آپ نے ملزم کو وقوعہ کی شام مقتولہ کے گھر کے سامنے منڈلاتے دیکھا تھا؟ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا، وہ چٹانی لہجے میں بولا، یہی سچائی ہے وکیل صاحب۔ گواہ صاحب، میں آپ کی بیان کردہ اسی سچائی کا پوسٹ مارٹم یعنی چیر پھاڑ کرنا چاہتا ہوں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ میرے اس پراسرار انداز پر وکیل استغاثہ جاوید ہمدانی کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ سوچتی ہوئی چوکنا نظر سے مجھے گھورنے لگا۔ گواہ نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مقتولہ والی گلی کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے وہ گلی جس میں تمہاری دکان ہے۔ تقریباً 8 سے 10 فٹ، اس نے جواب دیا۔ اگر آپ کی دکان کے سامنے کوئی دوسری پان سگریٹ کی یا سبزی پھل کی دکان کھل جائے اور کوئی گاہک گلی میں کھڑا ہو تو یعنی دونوں دکانوں کے درمیان، تو آپ اسے کس دکان کا گاہک تصور کریں گے؟ جب تک وہ خاموش کھڑا رہے گا تو اسے یا تو دونوں دکانوں کا کسٹمر سمجھا جائے گا یا پھر کسی کا بھی نہیں، گواہ نے جواب دیا۔ جب وہ کسی ایک دکان سے کچھ خریدے گا تو پھر اسی دکان کا کسٹمر تصور کیا جائے گا۔ عقل و دانش سے بھرپور معقول جواب دینے کا شکریہ وحید صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وکیل استغاثہ پھٹ پڑا، اس سوال جواب کی لاجک سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے فاضل دوست، میں نے جاوید ہمدانی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ لاجک کا نہیں میجک کا معاملہ ہے۔ آپ لاجک کا خیال اپنے دل سے نکال دیں اور میرا میجک دیکھیں۔ ابھی میں آپ کے گواہ کے ساتھ مل کر جو میجک دکھانے جا رہا ہوں وہ آپ کی طبیعت کو باغ و بہار کر دے گا۔ میں نے وکیل استغاثہ کی تکلیف کی حالت میں اس کو چھوڑا اور استغاثہ کے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وحید قریشی صاحب، آپ کی وضاحت نے مجھے متاثر کیا ہے۔ کیا آپ کسی منظور حسین کو جانتے ہیں؟ ہاں، بالکل جانتا ہوں، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ منظور صاحب اس محلے میں نئے آئے ہیں، پچھلے دنوں وہ اپنے مکان میں مختلف کام کروا رہے تھے۔ کیا ان کی فیملی اپنے گھر شفٹ ہو چکی ہے؟ گواہ نے اثبات میں جواب دیا۔ کہیں یہ وہی منظور حسین تو نہیں جو سرکاری ملازم ہیں؟ میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ ان کے گھر پہ چند روز ملزم نے بھی کام کیا تھا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تصدیقی انداز میں بولا۔ منظور صاحب نے دانش ہوٹل والے کے بالکل سامنے والا گھر لیا ہے۔ پھر تو آپ کے بیان کردہ فلسفے کے مطابق اگر کوئی شخص منظور حسین کے گھر کے سامنے منڈلا رہا ہو تو اسے مقتولہ کے گھر کے سامنے منڈلاتا ہوا بھی تصور کیا جا سکتا ہے، الا یہ
کہ وہ کسی کا دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ میں نے اپنی جرح کو منطقی انجام تک لاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے وقوعہ کی شام ملزم کو مقتولہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، میں نے بس اسے وہاں کھڑے دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا موکل 18 اپریل کی شام منظور حسین کے گھر اپنی گمشدہ ہتھوڑی اور چھینی تلاش کرنے آیا تھا، میں نے سپاٹ آواز میں کہا، لیکن آپ ٹینشن نہ لیں، بس میں آپ کو فارغ کر رہا ہوں۔ میں گواہ کو چھوڑ کر اس چوبی میز کی جانب بڑھ گیا جہاں آلات قتل سیلوفین بیگ کے اندر محفوظ تھے۔ میں نے وہ بیگ اٹھا لیا اور واپس گواہ کے پاس آ کر کہا، وحید قریشی صاحب، آپ جس استغاثہ کی جانب سے گواہی دینے اس عدالت میں تشریف لائے ہیں، اس کا دعویٰ ہے کہ میرے موکل نے اس ہتھوڑی سے مقتولہ کی کھوپڑی کے عقبی حصے پر خطرناک وار کر کے اسے زمین بوس کر دیا تھا۔ جب وہ کچن کے فرش پر گر کر بے سدھ ہو گئی تو ملزم نے چھینی کے تیز دھار پھل سے اس کی کلائی والی نس کو کاٹ دیا تھا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا، میں کون سا کچن میں کھڑا ہوا اس کارروائی کو دیکھ رہا تھا؟ آپ خواہ مخواہ گھبرا رہے ہیں قریشی صاحب، میں نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا، آپ کا قتل کی اس واردات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بس آپ میرا ایک چھوٹا سا کام کر دیں اور اس کے بعد اپنے گھر چلے جائیں۔ کون سا کام؟ وہ پریشان دکھائی دینے لگا۔ میں ملزم کے ان دونوں اوزاروں کو سیلوفین بیگ سے نکال کر آپ کو دیتا ہوں، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، آپ اس ہتھوڑی اور چھینی کو اپنی قمیض کی جیبوں میں رکھ لیں، وہ بھی اس طرح کہ آپ کو دیکھ کر کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ نے اپنے لباس کے اندر 16 انچ لمبی ہتھوڑی اور 12 انچ لمبی چھینی کو چھپا رکھا ہے۔ میں نے مذکورہ دونوں اوزاروں کی لمبائی اندازاً بتائی تھی، اس میں 1 انچ کی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ استغاثہ کے گواہ نے الجھن زدہ نظر سے سیلوفین بیگ کے اندر محفوظ ملزم سے تعلق رکھنے والے اوزاروں کو دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ میں نے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ قمیض کی فرنٹ پاکٹ ہو یا سائیڈ پاکٹ، ان میں اس سائز کے اوزاروں کو نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ کے جواب نے مجھے متاثر کیا ہے قریشی صاحب، میں نے معدل انداز میں کہا، اب ذرا اس بات کی بھی وضاحت کر دیں کہ وقوعہ کی شام ملزم اپنے ان اوزاروں کو کیسے لے کر مقتولہ کے کچن تک پہنچا ہوگا، کیونکہ لمحاتی توقف کر کے میں نے تیکھی نظر سے جاوید ہمدانی کی طرف دیکھا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اس شام آپ کے بقول ملزم شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور آپ نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کو یہ بھی بتایا کہ وقوعہ کی شام آپ نے جب ملزم کو مقتولہ کے گھر کے سامنے منڈلاتے دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ گواہ کے پاس میرے اس استفسار کا کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا وہ خجالت آمیز انداز میں بغلیں جھانک کر رہ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس موقع پر وکیل استغاثہ کچھ لمحے کچھ کہنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اس کے اڑان بھرنے سے پہلے ہی میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، استغاثہ کے گواہ وحید قریشی پر میں نے جو جرح کی ہے وہ عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ سچ ہے کہ گواہ نے وقوعہ کی شام ملزم کو مقتولہ کے دروازے کے سامنے کھڑے دیکھا تھا، لیکن گواہ یہ نہیں جانتا کہ ملزم وہاں کیوں موجود تھا، جبکہ ملزم اپنے حلفیہ بیان میں بتا چکا ہے کہ وہ اپنی گمشدہ چھینی اور ہتھوڑی کی تلاش میں منظور حسین کے گھر گیا تھا، جس کا دروازہ مقتولہ کے گھر کے دروازے کے سامنے پڑتا ہے۔ ملزم کے بیان کی تصدیق کے لیے منظور حسین کو عدالت میں بلایا جا سکتا ہے۔ ویسے میں اپنے طور پر منظور حسین سے اس موضوع پر بات کر چکا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ 18 اپریل کی شام ملزم اپنے اوزار ڈھونڈتا ہوا اس کے گھر آیا تھا اور مایوس واپس چلا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ منظور حسین اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہاں، البتہ استغاثہ کا گواہ وحید قریشی بتا چکا ہے کہ اس نے وقوعہ کی شام ملزم کو خالی ہاتھ مقتولہ کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے دیکھا تھا، لیکن اس نے ملزم کو مقتولہ کے گھر میں داخل ہوتے یا وہاں سے نکلتے نہیں دیکھا۔ اس بحث سے یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ میں نے دانستہ توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، نمبر 1، جب گواہ وحید قریشی نے میرے موکل کو وقوعہ کی شام مقتولہ کے گھر کے سامنے کھڑے پایا یا منڈلاتے دیکھا تو وہ خالی ہاتھ تھا۔ نمبر 2، ملزم مقتولہ کے گھر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ نمبر 3، ملزم نے مقتولہ کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا، اور نمبر 4،
کسی شرپسند کائنہ شخص نے منظور حسین کے گھر کے کچن سے ملزم کی ہتھوڑی اور چھینی کو چرایا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اسے مقتولہ سے شدید نفرت رہی ہوگی، یا مقتولہ کی موت اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ علاوہ ازیں وہ شخص ملزم سے بھی خدا واسطے کا بیر رکھتا ہوگا۔ اسی لیے اس نے ایک پنتھ دو کاج کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے ایک طرف مقتولہ کا کام تمام کیا اور دوسری جانب میرے سادہ دل موکل کو قتل کے مقدمے میں پھنسا دیا۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ قاتل ماسٹر مائنڈ انسان ہے، لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ قدرت نے ہر شیر کے لیے ایک سوا شیر بھی پیدا کیا ہے۔ انشاءاللہ میں اس شاطر قاتل کے لیے سوا شیر ثابت ہوں گا۔ دیٹس آل یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ اگلی پیشی 10 روز بعد تھی۔ جب میں نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لیا تھا تو میرا موکل بہت زیادہ مایوس اور گھبرایا ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے عدالتی کارروائی آگے بڑھتی گئی تو کیس کی ایک شکل نکلنا شروع ہو گئی تھی، اور اس صورت کو دیکھ کر فاروق کے تن بدن میں ایک نئی پر امید زندگی جاگ اٹھی تھی۔ وہ اگرچہ ابھی تک جیل کسٹڈی میں تھا، مگر اب وہ اپنے چہرے سے، رویے اور گفتگو سے مایوس نظر نہیں آتا تھا۔ آپ اسے میری جزوی کامیابی سمجھ لیں، اور کلی کامیابی کے لیے میں ایک بار پھر کمرہ عدالت میں موجود تھا۔ اس روز استغاثہ کی جانب سے مقتولہ کا شوہر دانش ہوٹل والا گواہی کے لیے عدالت میں پیش ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انکوائری آفیسر نے میرے مطلوبہ مزید 2 افراد زاہد علی اور فیض احمد کو بھی عدالت میں حاضر کر دیا تھا۔ میں نے اجراء کے لیے باری باری انہیں وٹنس باکس میں بلا لیا۔ رنگ ساز زاہد علی کی عمر 65 سے زیادہ تھی۔ وہ ایک دبلا پتلا درمیانہ قد شخص تھا۔ اس کے سر کے بال آدھے سے زیادہ سفید ہو چکے تھے، جبکہ فیض احمد بھی اپنی زندگی کی 60 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ وہ منظور حسین کا پرانا تعلق دار تھا۔ میں زاہد علی اور فیض احمد پر کی جانے والی اجراء کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا بتا دوں کہ میرے اندازے کے مطابق ان میں سے کسی نے ملزم کے اوزاروں کو چوری نہیں کیا تھا۔ میں نے زاہد علی اور فیض احمد کو فارغ کیا تو استغاثہ کا سب سے اہم گواہ وٹنس باکس میں پہنچ گیا، یعنی مقتولہ فائزہ کا شوہر دانش۔ دانش کی عمر 35 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ بھاری تن و توش کا مالک، ایک واجبی سی صورت والا شخص تھا۔ فاروق کے بیان کے مطابق فائزہ اور دانش کی جوڑی کہیں سے بھی مناسب نہیں تھی۔ یہ پہلوئے حور میں لنگور سے ملتی جلتی مثال تھی۔ دانش کے بیان حلفی کے بعد وکیل استغاثہ اجراء کے لیے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا اور مقتولہ کے شوہر سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، دانش صاحب، آپ کی شادی لگ بھگ 1 سال تک رہی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اور پھر اچانک ملزم نے آپ لوگوں کی زندگی میں ایک بھونچال سا پیدا کر دیا۔ اس فتنہ پروری کے ایسے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے، کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا تھا؟ بالکل بھی نہیں، وہ ایک جھرجھری لینے کے بعد اداس لہجے میں بولا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ فائزہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو چکی ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہمارے درمیان محبت اور اعتماد کا کتنا مضبوط رشتہ قائم تھا۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں مکمل طور پر جانتے تھے، ہمارا کچھ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا، لیکن اس بذات کی نظر ہماری خوشیوں کو کھا گئی۔ بات کے اختتام پر اس نے نفرت بھرے انداز میں میرے موکل کی طرف دیکھا۔ آپ نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے بتایا تھا کہ آپ کی بیوی نے ملزم کو سامنے والے گھر میں کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور اس نے آپ سے اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ جی بالکل، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ وقوعہ سے 2 دن پہلے جب میں ہوٹل سے واپس آیا تو میں نے فائزہ کو بہت الجھا ہوا پایا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ 1 سال پہلے جو بندہ اس کا پیچھا کرتا رہا تھا وہ سامنے والے گھر میں کچن کا کوئی کام کر رہا ہے۔ میں نے فائزہ سے پوچھا کہ کیا اس کی اس بندے سے کوئی بات بھی ہوئی ہے؟ فائزہ نے مجھے بتایا کہ بات تو نہیں ہوئی، لیکن ان کی آنکھیں 4 ہوئی ہیں، اور اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں خطرناک نتائج کی خاموش دھمکی دی ہے۔ فائزہ خاصی ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود اس کمینے سے نمٹ لوں گا۔ اگلے روز ہوٹل جانے سے پہلے میں رنگ کرنے والے زاہد علی سے ملنے کے بہانے سامنے والے گھر چلا گیا۔ اس وقت اس گھر کا نیا مالک منظور حسین بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے زاہد علی سے اپنے ہوٹل میں رنگ کروانے کی بات کی اور واپس چلا آیا۔ اس وزٹ سے میرا مقصد صرف اس کارپینٹر کو اچھی طرح دیکھنا تھا تاکہ اس کا مستقل بندوبست کیا جا سکے۔
अगले 2 रोज में होटल के मामलात में बहुत मसरूफ रहा और इस तरफ ध्यान नहीं दे सका। फिर पता चला कि ये बंदा मंजूर हुसैन के किचन का काम मुकम्मल करके जा चुका है और उसके अगले ही दिन उसने रुककर खूंखार नजर से मुलजिम की तरफ देखा, फिर अपनी बात पूरी करते हुए बोला, ये दरिंदा मेरी बीवी का कातिल है, इसे इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। अदालत आपके जज्बात को समझ सकती है दानिश साहब। वकील इस्तगासा ने अपने गवाह के जख्मों पर मरहम रखते हुए हमदर्दी भरे लहजे में कहा, आप फिक्र ना करें, इस अदालत से आपको इंसाफ मिलेगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपकी शरीक हयात को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन इसकी मौत के जिम्मेदार को कड़ी से कड़ी सजा दिला दी जाएगी। मंजर इसी अदालत का था और गवाहों वाले कटहरे में मकतूला का शौहर दानिश खड़ा था। गुज़िश्ता पेशी पर मैं से सवाल जवाब नहीं कर सका था, लिहाजा अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो मैं जज की इजाज़त हासिल करने के बाद विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया। दानिश साहब, मैंने इस्तगासा के सबसे अहम गवाह की तरफ देखते हुए ताज़ियत भरे अंदाज में कहा, मुझे आपकी बीवी को पेश आने वाले अंधोनाक वाक़ये का सख्त अफसोस है। मैं भला आपकी बात का कैसे यकीन कर लूँ, क्योंकि जो शख्स इस अफसोसनाक वाक़ये का जिम्मेदार है, आप तो उसे बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं वकील साहब। वो तड़क कर बोला, मेरी तमाम तर कोशिशें हक और सच को बचाने के लिए हैं। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मेरा मुवक्किल आपकी बीवी की मौत का जिम्मेदार नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो इस मर्डर केस में फंसा हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। खैर, इसे तो मैं बाइज्जत बरी करवा ही लूँगा। आप ये बताएं, क्या आप मकामी हैं? मेरे सवाल पर वो चौंक उठा और उलझन ज़दा लहजे में पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि आपके आबा व अजदाद का ताल्लुक कराची ही से है या? मैं समझ गया। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा और बताया, हम लोग 30-35 साल पहले यहाँ आकर आबाद हुए थे। कराची में रिहाइश इख्तियार करने से पहले मेरी पैदाइश अमल में आई थी। बुनियादी तौर पर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस इलाके से है? मैं एक ख़ास मकसद की खातिर दानिश के माजी को खंगालने की कोशिश कर रहा था। उसने जल्दी से जवाब दिया, पंजाब से। पंजाब में कहाँ? कच्चा खूह, खाने वाला कच्चा खूह? जी जी वही। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, दानिश साहब, आप होटल लाइन में कब से हैं? मैंने यकायक अपना ज़ाविया सवालात तब्दील कर दिया। अपना होटल बनाए कमोबेश 10 साल हो गए हैं, उसने जवाब दिया। इससे पहले मैं दूसरे होटलों पर इस काम का तजर्बा हासिल करता रहा था। मैंने सुना है कि आपका तारिक रोड वाला ये होटल माशाल्लाह खूब चलता है। मैंने दोस्ताना अंदाज में इसे घिसना शुरू कर दिया। जी, अल्लाह का बड़ा करम है। सुबह 7 से रात 12, साढ़े 12 बजे तक, उसने जवाब दिया, लगभग 17 घंटे। मैंने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए कहा, बड़ी लंबी ड्यूटी है आपकी तो। मैं तमाम वक्त होटल में मौजूद नहीं होता, वो वजाहत करते हुए बोला। सुबह में एक और बंदा ड्यूटी देता है, वो मेरे भरोसे का आदमी है। मैं दोपहर के बाद होटल पर जाता हूँ। दानिश के भरोसे के इस बंदे का नाम नवीद खान था। वो इसके होटल का एक सीनियर मुलाजिम था। दानिश ने मुझे बताया कि सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक नवीद होटल का काउंटर संभालता था और फिर 2 बजे से निस्फ शब तक दानिश खुद काउंटर पर मौजूद रहता था। गोया दानिश के हिस्से में कमोबेश 10 घंटे की ड्यूटी थी। ये तफसील फराहम करते हुए दानिश ने कहीं भी डंडी नहीं मारी थी। जमील अख्तर की ज़बानी भी इसी किस्म की मालूमात मुझ तक पहुंची थी। वक़ुआ के दिन आप अपने जहन में ताज़ा करने की कोशिश करें दानिश साहब। मेरी जिरा की ट्रेन पटरी पर पटरी बदलने लगी। पुलिस के मुताबिक मकतूला को पेश आने वाले वाक़ये की इत्तला देने आप खुद थाने पहुंच गए थे। पुलिस के रोज़नामचे के मुताबिक 18 अप्रैल की शाम 8 बजे आप अपनी बीवी के कत्ल की रिपोर्ट लिखवाने मुताल्लिका थाने पहुंचे थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपको ये बात कब पता चली कि आपकी निस्फ बेहतर को किसी ने बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया है? मैंने गैर महसूस अंदाज में इसे अपनी जिरा के जाल में फंसाते हुए पूछा। और ये इत्तला आपको किसने दी थी? इस वक्त लगभग शाम के 6:30 या 7 बजे होंगे, वो मातिल अंदाज में बोला। और इस वाक़ये की इत्तला मुझे किसी और ने नहीं दी थी, बल्कि मैंने खुद अपनी आंखों से फायजा को किचन के फर्श पर अपने ही खून में लथपथ मुर्दा पड़े देखा था। फिर मैं फ़ौरन इस वाक़ये की रिपोर्ट लिखवाने थाने चला गया था। गोया आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस रोज़
आपके होटल की छुट्टी थी? मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। नहीं, वो गड़बड़ा गया। होटल तो खुला हुआ था। फिर आप अपने घर पर क्या कर रहे थे? मैंने चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया। इस वक्त तो आपको होटल पर होना चाहिए था। बिकॉज व्हाट इज़ योर ड्यूटी टाइम? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं वकील साहब, वो खुद को संभालते हुए बोला। मैं रोज़ाना रात को 12 बजे के बाद ही होटल से लौटता हूँ, मगर इस रोज़ एक ज़रूरी काम के लिए मुझे जल्दी आना पड़ गया था। मैंने अपने एक मुलाजिम फिरोज़ को काउंटर पर खड़ा किया और घर आ गया, लेकिन इसकी आवाज़ भर्रा गई। लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने बस इतना कहा, मुझे क्या पता था कि घर में मुझे फ़ायज़ा की लाश देखना पड़ेगी। दानिश साहब, मैं आपकी ज़हनी कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा हूँ, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। लेकिन अदालत को ये तो आप ही बताएंगे कि बकुआ के रोज़ किस ज़रूरी काम से आपको कबल वक्त घर आना पड़ा था। उसने बताया कि मेरे पास बीसी डली हुई है, 5,000 रुपये महीना से 1 लाख रुपए की बीसी, यानी 20 मेंबर्स वाली बीसी। ये खासी तगड़ी बीसी है जो हर माह की 20 तारीख को मुताल्लिका शख्स के हवाले कर दी जाती है। अप्रैल में अब्दुल वहाब साहब की बीसी थी। अब्दुल वहाब को किसी फौरी ज़रूरत के तहत पैसों की तलब हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि जितनी बीसी जमा हो चुकी है वो मुझे दे दें, बाकी मैं बाद में ले लूँगा। इस वक्त तक 16 बीसियाँ आ चुकी थीं, यानी मेरे पास 80,000 रुपये जमा हो गए थे। हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर मैंने वो रकम अपने घर पर रखी हुई थी। अब्दुल वहाब का काम करने के लिए, यानी वो रकम लेने में अपने घर आया था। ये जिस ज़माने का वाक़या है, उस वक्त 5,000 रुपये माहाना की कमेटी को खासा हैंडसम समझा जाता था, इसीलिए दानिश ने इसे तगड़ी बीसी कहा था। इसकी वजाहत के जवाब में मैंने कहा, दानिश साहब, मुझे उम्मीद रखना चाहिए कि अगर आपके बयान की तस्दीक के लिए अब्दुल वहाब साहब को गवाही की ग़र्ज़ से यहाँ लाने की ज़रूरत महसूस हुई तो आप इस सिलसिले में भरपूर ताउन करेंगे, है ना? मेरे माना ख़ैज़ इस्तफसार के जवाब में उसने उस बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफ़ा किया। मैंने जरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, दानिश साहब, बकुआ के रोज़ आप बीसी की रकम लेने के लिए होटल से कितने बजे रवाना हुए थे? लगभग 6 या 6:30 बजे। आपके होटल का किचन गुलाम हुसैन ने संभाल रखा है और तंदूर पर फिरोज़ की ड्यूटी है, जिसे आप काउंटर पर खड़ा करके बीसी लेने घर गए थे। इसके अलावा 2 वेटर्स एजाज और सईद भी होटल के स्टाफ में शामिल हैं। लेकिन मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया और फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, इनमें से किसी को गवाही के लिए बुलाना तो फजूल ही है, क्योंकि वो तो आप ही की ज़ुबान बोलेंगे। लिहाजा मैंने शोएब खान को गवाही के लिए तैयार कर लिया है। क्या आप शोएब खान को जानते हैं? उसने टटोलती हुई नज़र से मुझे देखा और कहा, आपने तो मेरे होटल के मुलाजमीन की कुंडलियाँ निकाल रखी हैं। शोएब खान? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। क्या आप इसी शोएब खान की बात कर रहे हैं जिसकी दुकान मेरे होटल के सामने है? सही पहुँचे, मैंने एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए कहा। शोएब खान की दुकान में ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन हर चीज़ मौजूद है, लेकिन आपने वहाँ से च्युइंगम का एक बार ख़रीदा था। कराची में किसी खान साहब की दुकान उम्र अय्यार की ज़ंबिल के मानंद होती है। कुछ भी ख़रीदने चले जाओ, खान साहब की ज़बान में इनकार नहीं। वो छोटी सी दुकान में से आपकी ज़रूरत की हर मतलूबा शय निकाल कर आपके सामने काउंटर पर रख देगा। जी हाँ, गवाह ने इस बात में जवाब दिया। इस रोज़ मैंने शोएब खान की दुकान से च्युइंगम खरीदी थी। योर ऑनर, मैंने रुए सुखन जज की जानिब करते हुए गहरी संजीदगी से कहा। इस वक्त शोएब खान कमरा अदालत के बाहर मौजूद है। अब मैं उसे गवाही के लिए अंदर बुलाना चाहता हूँ। शोएब खान का कहना है कि बकुआ के रोज़ दानिश साहब ने दोपहर 4 बजे उसकी दुकान से च्युइंगम खरीदी थी। इसके बाद दानिश साहब अपने घर की जानिब रवाना हो गए थे। जज ने ठोस आवाज़ में कहा, यू आर परमिटेड। अब आइंदा 10 मिनट में शोएब खान ने सफाई के गवाह की हैसियत से अदालत में इस अमर की तस्दीक कर दी कि दानिश ने बकुआ के रोज़ 6-6:30 बजे नहीं बल्कि 4 बजे दोपहर उसकी दुकान से च्युइंगम का एक बार ख़रीदा था। दानिश साहब, आपने 18 अप्रैल यानी बकुआ के रोज़ होटल से घर आने के वक्त में जो 2-2.5 घंटे की डंडी मारी है, मैं फ़िलहाल इसे इशू बनाकर अदालत का कीमती वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा अहम पॉइंट्स को डिस्कस करना अभी बाकी है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं आपकी डंडी को हमेशा के लिए पसे पुष्ट डाल दूँगा।
मैंने इस्तगासा के गवाह और मकतूला के शौहर की आंखों में झांकते हुए धमकी आमेज अंदाज में कहा और फिर पूछा, गुज़िश्ता पेशी पर आपने वकील सरकार के सवालात के जवाब में मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताया था कि आपके और मकतूला के बीच मोहब्बत और एतमाद का बड़ा मजबूत रिश्ता कायम था। आप दोनों एक दूसरे के हमराज थे। आप मियाँ बीवी की ज़िंदगी आईने के मानिंद एक दूसरे के सामने आया थी। आप एक दूसरे के बारे में माजी और हाल के हर छोटे बड़े मामले से वाकिफ थे। जी ऐसा ही था, उसने मुख्तसर जवाब दिया। फिर तो आपको ये भी मालूम होगा कि मकतूला का पैदाइशी नाम फ़ायज़ा नहीं बल्कि शाइस्ता था। जी हाँ, फ़ायज़ा ने मुझे नाम की तब्दीली के बारे में बता दिया था, उसने समझदारी का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया। और ये हकीकत भी आपसे ढकी छुपी नहीं होगी कि 4.5 साल पहले मकतूला शाइस्ता उर्फ फ़ायज़ा अपने महबूब नबील, वकील साहब गलती किससे नहीं होती और फिर जवानी तो दीवानी होती है। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बोल पड़ा। फ़ायज़ा ने इस वक्त जज्बात की रो में बहकर जो कदम उठाया था, इसे नादानी के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। बाद में इसे अपनी इस हरकत पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस हुई थी। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि मरहुमा के माजी को कुरेदने के बजाय आप मुझसे कोई और सवाल करें। मैंने फ़ायज़ा की इस बेवकूफ़ी को अपने दिलो दिमाग में जगह नहीं दी थी। जब अल्लाह इंसानों की ख़ताओं का पर्दा रखता है तो इंसान को भी इसी वस्फ़ को ध्यान में रखना चाहिए। आई एम सॉरी दानिश साहब, मेरे इस्तफ़सारात से आपको कोफ्त हुई, लेकिन कमरा अदालत एक ऐसा अखाड़ा है जहाँ ना चाहते हुए भी इंतहाई नापसंदीदा और तकलीफ़देह सवालात का सामना करना पड़ता है। मैंने मादिल अंदाज में कहा, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे किसी सवाल से आपकी दिल आज़ारी ना हो, लिहाजा मैं आपके निकाहनामे की तरफ आता हूँ। निकाहनामा? वकील इस्तगासा ने अजीब से लहजे में कहा, ये कौन सी नई कहानी शुरू कर रहे हैं आप? वकील मुखालिफ ने ऑब्जेक्शन योर ऑनर की सदा बुलंद करने के बजाय बराह रास्त मुझसे सवाल किया था, लिहाजा मैंने जवाबन जुमानी अंदाज में कहा, कहानी तो पुरानी ही है मेरे फाजिल दोस्त, लेकिन लगता है आपकी याददाश्त आमादाए बगावत है जो आपको नई नई सूझ रही है। क्या मतलब है आपका? वो बुग़्ज़ाना नज़र से मुझे घूरते हुए बोला। वेरी सिंपल माई डियर काउंसलर, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, ज़ेर समाअत केस फ़ायज़ा मर्डर से मुतालिक है और गवाह मकतूला का शौहर था। ये तो आपको पता ही होगा कि एक मर्द और औरत को एक दूसरे का शौहर और बीवी बनने के लिए बाकायदा निकाह करना पड़ता है, और निकाहनामा एक ऐसी कानूनी और शरई दस्तावेज़ है जो एक मर्द और एक औरत की शादी की तस्दीक करता है। इस्तगासा के गवाह दानिश और मकतूला फ़ायज़ा की शादी के मौके पर भी एक निकाहनामा तैयार किया गया था। मैं इसी दस्तावेज़ का जिक्र कर रहा हूँ। अगर आपको फिल वक्त कोई दिक्कत ना हो तो मैं आगे बढ़ूँ। मेरी इस वजाहत ने जावेद हमदानी की बोलती बंद कर दी थी। मेरे नोकीले इस्तफसार का जवाब देने के बजाय वो बेबसी से कंधे उचकाकर रह गया। मैं गवाह की जानिब मुतवज्जा हुआ। दानिश साहब और अबरार हुसैन से आपका क्या ताल्लुक़ है दानिश साहब? वो मेरा दोस्त है, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। तुम दोनों की दोस्ती की उम्र क्या है? मैंने पूछा। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे अनजाने में उससे कोई गलती सरजद हो गई हो। आप इकरार हुसैन की बात कर रहे हैं ना? वो चालाकी से बोला। हमारी दोस्ती काफ़ी पुरानी है, मगर आप तो मेरे निकाहनामे के बारे में सवाल करने वाले थे। फिर इकरार हुसैन बीच में कहाँ से आ गया? दानिश की घबराहट आमेज़ होशियारी से साफ नज़र आ रहा था कि वो दरार ज़दा सूरत हाल को अल्फाज की लीपापोती से नाकाबिले गिरफ्त बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं भी पूरी तरह चौकन्ना और मुस्तैद था। मैंने उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर सनसनाते हुए लहजे में कहा, इकरार नहीं, अबरार, अबरार हुसैन। नहीं, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला, मैं किसी अबरार हुसैन को नहीं जानता। चलें, अबरार हुसैन को फ़िलहाल साइड पर रख देते हैं। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आप ये बताएं कि मकतूला के साथ आपकी अज़दवाजी रिफ़ाक़त का अरसा कितना तवील रहा? 1 साल, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। मकतूला का माजी आपके सामने एक खुली हुई किताब के मानिंद था। मैंने अपनी जिरा के जाल को रफ्ता रफ्ता समेटना शुरू कर दिया। मकतूला के वालिदैन मरहूमीन सादिक अली और बिल्किस फ़ातिमा ने
किसी सियाने के कहने पर इसका नाम शाइस्ता से बदलकर फायजा रख दिया था। इस सियाने ने यह भी कहा था कि नाम की तब्दीली के बाद 1 साल के अंदर ही मकतूला की शादी हो जाएगी। जी बिल्कुल, वो कहते कलामी करते हुए जल्दी से बोला। नाम तब्दील करने के 5-6 माह बाद ही उसकी शादी हो गई थी। गोया सियाने का कहना हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुआ था। जी हाँ, उसने इस्पात में जवाब दिया। क्या मकतूला के साथ यह आपकी पहली शादी थी? जी बिल्कुल, और मकतूला की आपसे? इसकी भी ये पहली शादी थी, उसने बताया। हमारा निकाहनामे में फायजा के आगे कमारी और मेरे आगे अक़्द अव्वल लिखा हुआ था। शायद मैं बताने में अल्फाज को आगे पीछे कर रहा हूँ, आप तो यकीनन समझ ही गए होंगे। यह हम दोनों की पहली ही शादी थी। अक़्द अव्वल का जिक्र करके आपने एक पेचीदा मसले को चुटकी बजाते हुए हल कर दिया है दानिश साहब, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अब निकाहनामे के मौजू पर कुछ कहना बेमायनी है। चंद लम्हात के लिए ये साबित हो गया कि आप वाक़ियतन अबरार हुसैन को नहीं जानते। मैं समझा नहीं वकील साहब, वो हवनकों की तरह मेरी सूरत देखते हुए बोला। आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपने तो कई चीज़ों को खलत मलत कर दिया है। हर बात को समझने के लिए दिमाग को जहमत देने की ज़रूरत नहीं होती दानिश साहब, ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। अभी आपके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, वो अल्लाह के हुक्म से एक एक करके जुदा हो जाएंगी। बस आप अपने बयान पर डटे रहेंगे ना? कब? कौन सा बयान? वो जुज़्ब होते हुए बोला। अरे आप तो खामखा परेशान हो गए, मैंने तशफ़ी आमेज़ अंदाज में कहा। मेरा इशारा सियाने की पेश गोई की जानिब था। आप इस बात पर कायम है ना कि मकतूला का नाम तब्दील करने के बाद 5-6 माह में उसकी शादी हो गई थी? ये बात थोड़ी देर पहले आप ही ने मौजिद अदालत को बताई है। जी जी, मैं कायम हूँ, वो हिचकिचाहट भरे लहजे में बोला। दानिश साहब, पिछले 1 घंटे में आपने मेरे सवालात के जवाब में जो कुछ बताया वो इस अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। मैंने इस्तग़ासा के गवाह के गिर्द अपनी जिरह के हल्के को तंग करते हुए कहा। मसलन आप बुनियादी तौर पर खानेवाल के एक इलाके कच्चकू से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर किसी अबरार हुसैन को बिल्कुल नहीं जानते। वक़ुआ के रोज़ आप अब्दुल वहाब की बीसी की रकम लेने के लिए होटल से घर की जानिब रवाना हुए तो इस वक्त शाम के 6:30 बजे थे, जबकि शोएब खान का दावा है कि आप इस रोज़ दोपहर 4 बजे अपने होटल से निकले थे। आप मकतूला के माजी और हाल से मुकम्मल वाक़फ़ियत रखने के दावेदार हैं और इस अम्र की गवाही देते हैं कि सियाने की पेशीन गोई के मुताबिक मकतूला की शादी नाम तब्दील करने के 5-6 माह बाद हो गई थी। लेकिन इसके साथ ही आपने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का और रफ़ाकत का अरसा महज 1 साल बताया है। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने गहरी नज़र से इसे घूरा और फिर इजाफ़ा करते हुए मज़ीद कहा, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप इसकी निशानदही कर सकते हैं, या अगर आपने अपने बयान के किसी हिस्से को तब्दील करना हो तो। मैंने दानिस्ता अपने आखिरी जुमले को अधूरा छोड़कर सवालिया नज़र से इस्तग़ासा के गवाह की जानिब देखा तो वो खुद को पूरे एतमाद ज़ाहिर करते हुए बोला। मैंने अदालत में हाजिर होने के बाद सच बोलने का हलफ उठाया था और मैंने हर कदम पर सच ही बोला है, लिहाजा बयान बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर जवाब पैदा होने को बेताब है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए कहा। मुझे इस केस में हाथ डाले कमोबेश 9 माह चंद दिन हो गए हैं, यानी किसी इंसान की पैदाइश के लिए मुकर्ररा कुदरती और फितरी मुद्दत पूरी हो चुकी। चुनाचे अब डिलीवरी का वक्त सर पर आन पहुँचा है, ज़च्चगी के लिए तैयार हो जाएं। फिर मैं जज की सनत मुड़ा और बड़े ठोस अंदाज में दलाइल देने लगा। जनाब आली, मकतूला फायजा आज से लगभग 4.25 साल पहले अपने महबूब नबील के साथ घर से फरार हुई थी और इस शर्मनाक वाक़ये के 6-7 माह बाद किसी सियाने के मशवरे पर उसका नाम शाइस्ता से फायजा कर दिया गया। कुछ अरसे बाद यानी आज से कमोबेश 4 साल पहले उसकी शादी अबरार हुसैन नामी एक जमींदार से हो गई। अबरार हुसैन का ताल्लुक कच्चा कू खानेवाल से था, लेकिन बदकिस्मती से ये शादी महज 2 साल चल सकी, और वो भी इस तरह के मकतूला गांव में जाकर रहने को तैयार नहीं थी और इसकी ख्वाहिश थी कि अबरार हुसैन काश्तकारी को खैरबाद कहकर कराची में आ बसे। लेकिन अबरार हुसैन को किसी भी तौर गवारा नहीं था। दोनों ख़ानदानों में तनाव बढ़ा तो मकतूला के वालिदैन ने इस रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया।
मगर अबरार हुसैन मकतूला को तलाक देने पर राजी नहीं हुआ। उसने इस मामले को अपनी अना का मसला बना लिया। उसकी जिद थी कि मकतूला कच्चा खूह जाकर उसके साथ रहे या फिर यूं ही हवा में मुअल्लक अपने मेके में बैठी रहे। इस सूरत हाल के पेश नज़र मकतूला के वालिदैन ने खुला का केस दायर कर दिया। मकतूला के वकील ने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके अबरार हुसैन को एक बदकिरदार, ओबाश, अय्याश और पता नहीं क्या क्या जाहिर करके मकतूला को अदालत से खुला दिलवा दी। मैं साज संवार करने की गरज से थमा, फिर सिलसिला दलाइल को जारी रखते हुए कहा, ये मकतूला की जीत और अबरार हुसैन की बदतरीन शिकस्त थी। अबरार हुसैन ने अपनी जिल्लत और रुसवाई का बदला लेने के लिए अपने एक वफादार दोस्त को मैदान में उतारा। इस दौरान में मकतूला के वालिदैन का यके बाद दीगरे इंतकाल हो चुका था। सादिक अली ने अपनी जिंदगी ही में जायदाद का बंटवारा कर दिया था। विरासत के कानून के मुताबिक इस तकसीम से मकतूला के हिस्से में एक अपार्टमेंट आया। बहादुराबाद के इलाके में वाक़ इस अपार्टमेंट की अच्छी खासी कीमत है। अबरार हुसैन ने अपने दोस्त के साथ एक डील की। मेरे फाजिल दोस्त वकील इस्तगासा ने मुझे टोकते हुए कहा, क्या आप अपने अबरार हुसैन के इस दोस्त का नाम बताना पसंद करेंगे? धीरज महाराज, मैंने जहर में बुझे हुए लहजे में कहा। ठंडा करके खाने से ज़बान नहीं जलती। और आपकी इतला के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि अपने अबरार हुसैन का इस्तेमाल आपने बिल्कुल गलत किया है। मैं आज तक मकतूला के पहले शौहर से कभी नहीं मिला, फिर अपने पराये का क्या सवाल? वकील इस्तगासा खिजिल सा होकर मानदेना नज़र से मुझे तकने लगा और मैं दोबारा जज की जानिब मुतवज्जा हो गया। जनाब अली, अबरार हुसैन अपनी साबका बीवी यानी मकतूला से भयानक इंतकाम लेना चाहता था। उसके साथ ही वो अपने दोस्त को माली फ़ायदा पहुँचाने का भी तमन्नाई था। लिहाजा अबरार हुसैन और उसके दोस्त में ये डील तय पाई कि वो मकतूला को अपनी मोहब्बत के फ़रेब में फंसाकर उससे शादी कर लेगा। इस तरह बहादुराबाद वाला अपार्टमेंट उसके कब्ज़े में आ जाएगा। मगर ऐसा हो नहीं सका। मैं थोड़ी देर के लिए रुका, फिर विटनेस बॉक्स में खड़े दानिश की सिमत इशारा करने के बाद अपना बयान जारी रखा। ये शख्स मकतूला से शादी करने में तो कामयाब हो गया, मगर मकतूला अपना अपार्टमेंट इसके हवाले करने को तैयार न हुई। जब 1 साल की कोशिश भी बारावर साबित न हुई तो अबरार हुसैन के सब्र का और दानिश के ज़ब्त का पैमाना छलक उठा। लिहाजा मकतूला की ज़िंदगी का चिराग गुल करने का फैसला कर लिया गया। मकतूला की मौत के बाद उसकी मिल्कियत में मौजूद हर शे उसके शौहर की हो जाती। इस तरह दोनों दोस्तों के मकासद पूरे हो जाते, यानी अबरार हुसैन मकतूला की तबाही और बर्बादी पर दिली सुकून महसूस करता और मकतूला के हरीस शौहर की लॉटरी निकल आती। मकतूला ने मुल्जिम की ज़ात के हवाले से अपने शौहर को जो कुछ बता रखा था, उसने इन मालूमात के सहारे मेरे मुवक्किल को कुर्बानी का बकरा बनाकर इस सिचुएशन में फिट कर दिया। दैट्स ऑल योर ऑनर। आपने इस्तगासा के मोअज़्ज़िज़ गवाह और मकतूला के खामिंद को इस केस में घसीटने के लिए जो सनसनीखेज़ कहानी घड़ी है, इसे साबित कैसे करेंगे? वकील इस्तगासा ने तंज़िया लहजे में मुझसे पूछा। सबसे जय्यद सबूत तो इस वक्त विटनेस बॉक्स में मौजूद है, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। अगर ये बंदा ताउन के लिए आमादा ना हुआ तो फिर मैं मकतूला के बड़े भाई शकील और छोटी बहन फरहाना को गवाही के लिए अदालत में लाऊंगा, जो इस अमर की तस्दीक करेंगे कि मैंने मकतूला के माजी यानी अबरार हुसैन से उसकी शादी और खुला के हवाले से जो कुछ कहा वो 100% दुरुस्त है। मैं मकतूला की एक देरीना दोस्त मरियम को भी यहाँ आने की जहमत दूंगा। मरियम एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की बेटी है। मकतूला मरियम के साथ अपने दुख शेयर करती रहती थी। वो इस शादी से खुश नहीं थी। मकतूला ने मरियम को बताया था कि उसका शौहर एक लालची और बदतमीज शख्स है। उसकी निगाह बहादुराबाद वाले अपार्टमेंट पर लगी हुई है, जिसे हथियाने के लिए वो मकतूला से अक्सर मारपीट भी करता है। और इस्तगासा का ताज़िया ठंडा करने के लिए मैं मौजा कच्चा खूह खानेवाल से भी चंद अफराद को बुलवा सकता हूँ, जो अबरार हुसैन और दानिश की दोस्ती की तस्दीक कर देंगे। वैसे तो मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ करके जज की जानिब देखा और फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, जनाब अली, अब तक इस्तगासा के गवाहों की जितनी गलत बयानियाँ, इंक्वायरी ऑफिसर की जितनी कोताहियाँ और अपने फाजिल दोस्त की जितनी बेमकसद कलाबाजियाँ मंजर आम पर आ चुकी हैं, इनकी रोशनी में मेरा मुवक्किल बेगुनाह दिखाई देता है। मुल्जिम
के औजार चुराकर किसी शफ़ाफ शख्स ने इसे कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की है। मेरे मुवक्किल का फायजा मर्डर केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे और कुछ नहीं कहना। जज ने अपने सामने फैले हुए कागजात पर कुछ तहरीर करने के बाद विटनेस बॉक्स में खड़े मकतूला के शौहर दानिश को मुखातिब करते हुए पूछा, अभी डिफेंस ने जो कुछ कहा है इसकी रद्द में तुम कुछ कहना चाहोगे? पानी, वो अपने हलक पर हाथ फेरते हुए इज़्तिरारी लहजे में बोला, मेरा हलक सूख रहा है। तुम जैसे दय्यूसों को पानी नहीं जहर पीना चाहिए, मैंने नफरत अंगेज लहजे में कहा, ताकि इस धरती का कुछ बोझ कम हो जाए। दानिश का चेहरा स्याह पड़ गया। उसके पास अपने बचाव में बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो रहम तलब नजर से जज को देखने लगा। जज एक ज़ैरिक और मर्दम शनास शख्स था। मेरे मुशाहिदे और तजर्बे के मुताबिक उसने मामले की तह तक रसाई हासिल कर ली थी। तो क्या? जज ने खुशीली नज़र से इस्तगासा के गवाह दानिश को घूरा, फिर अतमाम हुज्जत के तौर पर कहा, तुम्हारे इस मुजरमाना खामोशी को इकबाल जुर्म तसव्वुर किया जाए? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। वो दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए नहीफ आवाज़ में बोला, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कबल इसके कि इस्तगासा के गवाह के चक्करों का कुछ किया जाता। वो सर को थामे थामे लड़खड़ाया और फिर किसी कटे हुए शहतीर के मानिंद धड़ाम से कटहरे के फर्श पर जा गिरा। जज ने मकतूला के बेहोश शौहर को पुलिस कस्टडी में देते हुए अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। आइंदा पेशी 3 रोज़ बाद थी। जिन हालात में दानिश कटहरे में ज़मीन बोस हुआ था, इसकी तशरीह और तफसीर के लिए 3 दिन नहीं 3 घंटे भी काफ़ी थे। पुलिस की तहवील में उसने ज़बान खोल दी। इस तरह एक इब्नुल हर्ष शख्स ने अपने मंतकी इंजाम को पहुंच गया। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अगली पेशी पर अदालत ने मेरे मुवक्किल को बाइज़्ज़त बरी कर दिया था।